अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ सवालात प्रैक्टिस करते हैं S1 के पास पेपर से। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द वेटिंग टाइम इन अ डॉक्टर सर्जरी इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 15, ये म्यू हो गया, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4.2, ये सिग्मा हो गया। Find the probability that a patient has to wait less than 10 minutes to see the doctor. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि किसी भी पेशेंट को 10 मिनट से कम रुकना पड़ता है डॉक्टर को देखने के लिए। तो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन 10। फिर इसको कन्वर्ट करेंगे हम z स्कोर में यूजिंग z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन। तो z हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 10 माइनस म्यू यानी कि 15 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 4.2। 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.2 आपका बन जाता है नेगेटिव 1.19। तो ये बन जाएगा पी जेड लेस देन नेगेटिव 1.19। फिर इसका हम अपना डायग्राम बनाएंगे। जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कुछ इस तरह का होता है। सेंटर में z 0 होता है और एरिया 0.5 बाइफरकेट हुआ होता है। हमें नेगेटिव 1.19 जो कि 0 से लेफ्ट साइड पर होगा, लेस देन का साइन है, तो इसके पीछे वाले एरिया को हमें फाइंड आउट करना। ठीक है, ये वैल्यू ढूंढनी है। अब आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। कैलकुलेटर पर हमें z कैसे ढूंढना है उसके एक वीडियो मैंने बनाई भी है। आप उसकी मदद से कैलकुलेटर पर अपनी वर्किंग्स कर सकते हो। मैं भी कैलकुलेटर पर ज़रा वर्किंग कर और आपको बताता हूँ। तो हमारा आंसर एज पर कैलकुलेटर जो होगा वो है 0.117। ठीक है, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट में इसने लिखा हुआ है 10% ऑफ पीपल वेट लॉन्गर देन t मिनट्स, फाइंड t। अब इसके लिए आपको z वाला टेबल ही यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेटर पर ये नहीं हो पाएगा। वो बोलते हैं कि 10% लोग जो है ना वो t मिनट्स से ज़्यादा रुकते हैं। आप t की वैल्यू ढूंढो। यानी कि वो बोलता है कि किसी t मिनट्स के से आगे की वैल्यू 0.10 है। ठीक है ना। अच्छा, आम हालात में हम इसको z में कन्वर्ट करते हैं। तो z इज़ ग्रेटर देन x की जगह t लिखा, t माइनस म्यू यानी कि 15 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 4.2 इज इक्वल्स टू 0.10। अब t कैसे आएगा? हम अपना डायग्राम बनाएंगे और इसने लिखा हुआ है 10%। तो इस डायग्राम में पूरा एरिया 100% होता है। इसे लिखा है विल वेट लॉन्गर देन t, यानी कि t जो बाउंड्री है ना उसके आगे वाला एरिया 10% है। तो t एक बाउंड्री है, उसके आगे वाला एरिया 10% है। देयरफॉर मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, ये आगे वाला एरिया 10% है। वेट लॉन्गर लिखा है, लॉन्गर यानी कि आगे वाला एरिया 10% होना चाहिए। अच्छा, जो रेड की हाईलाइटिंग की है वो ऐसे क्यों नहीं की है? ऐसे क्यों हाईलाइट नहीं किया? ऐसे भी तो आगे वाला एरिया आ रहा है। उसका जवाब ये है कि तुम ये देखो ना कि एरिया जो हाईलाइट करना है वो 10% है। तो ऐसे तो कर ही नहीं सकता, बिकॉज जो सेंटर लाइन है उसके सीधे हाथ पर टोटल एरिया 50% होता है। 10% तो बिल्कुल आखिरी वाला 10% छोटा सा एरिया होगा। अब मैं टेबल यूज़ करूँगा z का, और टेबल यूज़ कर ना मैं ये देखूँगा कि यार z की आखिर कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके आगे वाला एरिया 10% होता है, और वो मुझे 1.282 मिलेगी। ये एक्सरसाइज मैं बहुत बार आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो लेक्चर्स में कर चुका हूँ।
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पूरी वैल्यू है ये 1.282 के बराबर होगी, t माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.2 इज इक्वल्स टू 1.282, और अब t कितना होगा, 4.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.282 प्लस 15 यानी कि 20.38, या तकरीबन t जो होगा ना वो 20.4 होगा, 20.38 या 20.4। इसका मतलब ये है कि 20.4 मिनट से ज़्यादा 10% लोगों को रुकना पड़ता है। अच्छा, ये सवाल अगर सीधे रुख में आता तो क्या आता, वो पूछ लेता कि यार कितने ऐसे लोग हैं जो 20.4 मिनट्स से ज़्यादा वेट करते हैं, तो तुम इसको z में कन्वर्ट करते, जब इसको z में कन्वर्ट करते तो वो 1.282 आता, फिर तुम एरिया जब कैलकुलेट करते तो वो 10% आता। ठीक है। अच्छा, अगले में बोलते हैं इन अ गिवन वीक 200 पीपल अटेंड दी सर्जरी, एस्टिमेट द नंबर ऑफ दीज हु वेट फॉर मोर देन 20 मिनट्स। एक अंदाज़ा बता दो कि कितने लोग जो हैं वो 20 मिनट से ज़्यादा रुकते होंगे अगर 200 लोग सर्जरी के लिए आते हैं, यानी कि मीन कैलकुलेट करनी है। हमने पार्ट 2 में अपना आंसर जो कैलकुलेट किया है, हमने पार्ट 20 मिनट से ज़्यादा वाला नहीं कैलकुलेट किया ना। चलो पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, मैं यहीं पे पार्ट 3 सॉल्व करता हूँ। पहले तो ये देख लो किसी भी बंदे को 20 मिनट से ज़्यादा रुकना पड़े, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि पी एक्स ग्रेटर देन 20। इसको हम कन्वर्ट करेंगे z में जब कन्वर्ट करेंगे तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 4.2 1.19 आएगा। ग्रेटर देन 1.19 आ रहा है तो यहाँ पर ये डायग्राम बनेगा, सेंटर में z0 होता है, यहाँ पर 1.19 होता है, ये इसके आगे वाली वैल्यू को मार्क कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम अपने कैलकुलेटर से इसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ सकते हैं। तो मैं भी कैलकुलेटर पे ढूंढता हूँ, आप लोगों को भी कैलकुलेटर पे ढूंढना आनी चाहिए। .117 आ रहा है। ठीक है। अब 200 अगर लोग हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कोई भी एक बंदा 20 मिनट से ज़्यादा वेट करेगा वो 0.117 है। और अगर 200 लोग टोटल है तो इसमें से तकरीबन 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.117, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.117, तकरीबन 23 से 24 लोग जो हैं वो 20 या 20 से ज़्यादा मिनट वेट करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर 2 को मैं स्किप कर देता हूँ क्योंकि 2 हमने बाइनोमियल वाले चैप्टर में भी किया था। बहरहाल मेरे ख्याल में 2 का सेकंड पार्ट करवाना पड़ेगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है वो हमने इतना पढ़ा नहीं है, तो वो पढ़ लेते हैं, 2 कर लेते हैं। पहला पार्ट तो मैं कर चुका हूँ, पिछले वीडियो लेक्चर्स में पहला पार्ट हो चुका है, और पहले पार्ट का जो आप लोगों के पास आंसर आ रहा था वो मेरे ख्याल में 0.85 था। दूसरा पार्ट हमें करना है। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट जो है इसमें लिखता है यूज अ सुटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 120 कस्टमर्स हु बाय अ वॉच fewer than 70 choose one with a digital display। अब देखो ये सवाल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। वो ये बोल रहे हैं 120 कस्टमर में से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 70 से कम लोग डिजिटल डिस्प्ले वाली घड़ी खरीदेंगे। तो आप कैलकुलेट कर लो ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल्स टू 2, इस तरह से 70 तक चले जाओ, या 1 में से माइनस कर दो आगे वाले 50। तो ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, इसीलिए उसने लिखा है यूज़ अ सूटेबल अप्रॉक्सीमेशन, यानी कि ऑल्दो ये सवाल है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का,
लेकिन अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किया तो एक सिग्निफिकेंट टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम इस सवाल को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जो आंसर आएगा वो तकरीबन उतना ही होगा जितना बाइनोमियल से आएगा। अब इसका सवाल क्या है? इसका सवाल ये कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि 70 से कम लोग डिजिटल वॉच खरीदेंगे। फिर हमने सीखा कि अगर इसको हमें बाइनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिखते हैं y लेस देन 69, 70 से कम बोला है ना, 70 से कम बोला है, यानी कि ये 70 का ब्लॉक है, ये 69 का ब्लॉक है, ये 71 का ब्लॉक है, हमें 69, 68 ये सारे ब्लॉक्स इंक्लूड करने हैं, तो लेस देन 69.5। अच्छा, फिर बाइनोमियल और नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन में एक और चीज़, मीन जो है वो किसके बराबर है? n इंटू पी के, और स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू के। तो हमारा जो z का फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मली x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डिविएशन है, वो हो जाता है z इज इक्वल्स टू x माइनस एन पी अपॉन अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू, है ना। क्योंकि बाइनोमियल में जो मीन है वो एनपी के बराबर होती है, स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ एनपी के बराबर होती है, तो ये मीन एनपी से रिप्लेस हो जाती है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर रूट ऑफ एनपी क्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब क्या करेंगे भाई? अब हम z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले तो मीन अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू इज एन पी, म्यू इज एन इंटू पी। एन कितना है भाई? 120 है, 120 लोग हैं, और P यानी कि डिजिटल वॉच ख़रीदने की प्रोबेबिलिटी 0.65, 120 इंटू 0.65 ये बन जाता है आपका 78। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है भाई? स्टैंडर्ड डिविएशन है n इंटू पी इंटू क्यू। अंडर रूट में 120 इंटू 0.65 इंटू 0.35 अंडर रूट में आंसर आया तो ये आ जाता है 5.22। ठीक है, तो अब ये हम लिख देंगे पी जेड लेस देन, अच्छा कन्वर्जन कैसे होगी? 69.5 माइनस मीन यानी कि 78 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन यानी कि 5.22। 69.5 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 5.22 ये बन जाता है नेगेटिव 1.63, नेगेटिव 1.63। फिर इसका डायग्राम बनाया, सेंटर में z 0 होगा, यहाँ पर नेगेटिव 1.63 होगा, लेफ्ट साइड को शेड कर दिया। ठीक है, कैलकुलेटर से भी ढूंढ सकते हैं, कैलकुलेटर से आंसर निकाल लेते हैं। नेगेटिव 1.63 ये आ जाता है आपका 0.051, ये आंसर है। ठीक है भाई, तो ये हमारा पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। सही है जनाब, अगली वीडियो में मज़ीद चीज़ें डिस्कस करते हैं। बहुत शुक्रिया।